जो विद्यार्थी यह वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, इसका पहला वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। यह दूसरा वीडियो है, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान का दूसरा वीडियो है। जैसे कि आप लोग को पता है कि सामाजिक विज्ञान से 80 मार्क्स का प्रश्न जो है पूछा जाता है परीक्षा में। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन को लेकर ये टोटल 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं अर्थशास्त्र से ही शुरू किया हूँ, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी लोग अर्थशास्त्र को कम पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र से ही मैं सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को पढ़ा के ख़त्म करूँगा। इसके बाद में साइंस का, इसके बाद हिंदी, संस्कृत, ये जितने भी विषय आते हैं उन सभी विषयों को मैं इसी चैनल में पढ़ाऊँगा। इसीलिए मैं उन अभिभावक से विनती करूँगा, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई भी 10 क्लास का तैयारी कर रहा है तो आप जो है इसको ज़रूर देखने के लिए बोलिएगा। यहाँ पे जो मैं पढ़ाई दे रहा हूँ इस चैनल में, कोचिंग से भी बेहतर पढ़ाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो लिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, वो अगर देख कर के नोट लिख लेगा और वही अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे तो नंबर पक्का। आज का जो यह वीडियो है 2 नंबर का रहेंगे और लास्ट में 1 नंबर का। जिस प्रकार अर्थशास्त्र पहला वीडियो में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पहला अध्याय का मैं शुरू कर चुका हूं और पहला अध्याय का यह दूसरा वीडियो है। पहला अध्याय में मैंने क्या क्या प्रश्न पढ़ाया वो पहले वीडियो में है। तो पहला अध्याय में मैंने अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मानव विकास सूचकांक के घटक बताइए, सतत विकास की आवश्यकता क्या है, सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, योजना आयोग और नीति आयोग। ये सभी प्रश्न को मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जो नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आर्थिक विकास के बारे में बताइए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। यह जो है 2 नंबर का प्रश्न है। ये यहाँ पर जितना हम लिखे हैं, अगर लिख देते हैं एग्जाम में तो उसको 2 नंबर निश्चित मिल जाएंगे। तो आर्थिक विकास से क्या समझते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की आय, उत्पादन, रोजगार और जीवन स्तर में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार और समृद्धि आती है। मैं यहाँ पे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा और मैं उन प्रश्नों को कमेंट में ही जवाब दे दूँगा। तो आर्थिक विकास क्या है या आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की आय, उत्पादन, रोजगार और जीवन स्तर में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार और समृद्धि आती है। सुधार का मतलब आर्थिक स्थिति सुधरती है। सुधरने के बाद क्या होता है? उसमें समृद्धि आती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास क्या है? एक दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन, ठीक है। आर्थिक विकास या दीर्घकालीन होता है। ये नहीं कि आज आर्थिक विकास हुआ, कल जो है फिर आर्थिक विकास खत्म।
ऐसा बात नहीं है। आर्थिक विकास क्या है, एक दीर्घकालीन है, ये चलते रहेगा, उसी को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। अगर आय बढ़ा, हमारे देश की आय बढ़ा, लोगों की आय बढ़ा, उत्पादन, अगर हमारे देश में उत्पादन बढ़ा, रोजगार का सृजन हुआ, लोग रोजगार में हैं, कोई भी बेरोजगार बैठा हुआ नहीं है, और जीवन स्तर में सुधार होता है, तो हम उसी को ही आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है, अगर ये लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हम शुरू करेंगे अभी। राष्ट्रीय आय क्या है, यानी कि एक देश का जो मतलब कि आय होती है वो क्या है। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का योग है। इसकी गणना जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी जैसे मापदंडों के आधार पर की जाती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं किसी भी देश में हो, उनका कुल मौद्रिक मूल्य जोड़ के ही राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। और राष्ट्रीय आय की जो गणना है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट के माध्यम से गणना किया जाता है राष्ट्रीय आय को। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं या कैसे निकाला जाता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, और यह दर्शाता है कि देश का औसत नागरिक कितनी आय अर्जित करता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय देश के जितनी भी जनसंख्या है और देश एक साल में कितने आय अर्जित करता है उसको भाग दे दिया जाता है, और जितना निकलता है वही प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति माने एक व्यक्ति औसतन कितना आय अर्जित करता है। मान लेते हैं घर में 10 व्यक्ति है, और एक व्यक्ति 15,000 कमाता है, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 5,000, कोई 1,000, इस तरह से कमाता है सालाना में, उदाहरण के रूप में सालाना। तो मान लेते हैं कि उस परिवार में टोटल जो है कुल आय अर्जित करता है 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया अर्जित करते, तब क्या करेंगे, इस 10 से 1 लाख को हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है ना, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद कितना निकलेगा, भाग देने के बाद निकलेगा 10,000 रुपया। 10,000 निकलता है, तो 10,000 जो निकलता है यही जो है 10,000 एक व्यक्ति औसतन आय होगा, एक व्यक्ति का औसतन आय होगा 10,000 रुपया। तो इसी को ही कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। इसी तरह से होता है राष्ट्र का, एक राष्ट्र का भी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 13 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक क्या है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, जितना भी अभी पढ़ा रहा हूँ ये 2 नंबर का प्रश्न है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक क्या है। तो 3 प्रमुख सूचक क्या है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। बस इतना ही लिख देना है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, यही है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक से क्या समझते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक से क्या समझते हैं। तो उत्तर में है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचक से तात्पर्य उन मापदंडों से है जो किसी व्यक्ति या समाज के जीवन स्तर की भौतिक सुविधाओं के आधार पर गुणवत्ता को दर्शाते हैं, और इसमें मुख्यतः जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता जैसे संकेतों को शामिल किया जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे,
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक कहते हैं। ठीक है, भौतिक का मतलब क्या होता है, जो भी देखा जाता है देश का, कि किस तरह से वहाँ पे सुख सुविधा है, किस तरह से उसका जीवन का मतलब सुख सुविधा है, और शिशु मृत्यु दर, उसमें मृत्यु दर किस प्रकार है, साक्षरता किस तरह से है, यही होता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता मापने का सूचक। नेक्स्ट प्रश्न में है 15 नंबर, बिहार में विकास की प्रमुख संभावनाएं क्या है? बिहार में विकास की प्रमुख संभावनाएं क्या है? बिहार में कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अधोसंरचना विकास, पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। मतलब बिहार किस तरह से विकास हो सकता है या होगा, किस प्रकार होगा, उसकी किस प्रकार की संभावनाएं हैं, इसी को बताना है। ठीक है, तो बिहार में किस तरह से कृषि आधुनिकीकरण अपना के कृषि को डेवलप करके विकास की संभावना है, शिक्षा में सुधार करके विकास की संभावनाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके विकास करने की संभावना है, अधोसंरचना जैसे कि बिजली, सड़क, इस तरह के जो कार्य होते हैं इसको सुधार के अच्छा करके विकास किया जा सकता है बिहार में। पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, किस तरह से पर्यटन बढ़ेगा, किस तरह से पर्यटन का मतलब कि क्षेत्र बनेगा, ये विकास करके ही बिहार का विकास संभव हो सकता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर विकास को संभावना में बना सकते हैं, बिहार का विकास कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यही जो है लिख देंगे 2 नंबर पक्का। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो। प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं का उल्लेख करें। मतलब बिहार में जो कृषि आधारित, कृषि के आधार पर ही उद्योग जो होते हैं उसको विकास की संभावना कैसे होगा, उसको उल्लेख करना है। पहला है फल सब्जी प्रसंस्करण। फल सब्जी का जो मतलब कि बदल के उसको एक अलग प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, वो भी एक संभावना है। जिस प्रकार की मौसमी उपज जैसे कि आम, लीची, मखाना के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ बना के जो है ये मतलब कि उद्योग का विकास किया जा सकता है बिहार में। एक होता है डेयरी उद्योग, जैसे कि सुदृढ़ डेयरी जैसी योजनाएं बना सकता है बिहार में। इसके बाद में क्या है, कृषि के बाद में ये फल सब्जी के बाद में है डेयरी उद्योग। ये दूध से जो बनता है कोई भी वस्तुएं वो बन सकता है बिहार में। औषधि खेती, औषधि निर्यात हेतु मतलब कि एक देश से दूसरे देश में जो भेजा जाता है उसी को ही निर्यात कहते हैं। निर्यात हेतु औषधि उत्पादों का विकास किया जा सकता है। निर्यात के लिए औषधि उत्पादों का विकास किया जा सकता है। यह है कृषि आधारित उद्योग। तो ये वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में शामिल कार्य। ये प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर में भी 1 नंबर का प्रश्न भी इसमें पूछा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर में जो है क्या कार्य आते हैं? कृषि आता है, ठीक है, फसल उत्पादन, बागवानी, ये क्या है, प्राथमिक कार्य है। कृषि से संबंधित कार्य जो होते हैं वो प्राथमिक कार्य हैं। पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन आदि, ये क्या है, प्राथमिक कार्य हैं। मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन, ये भी प्राथमिक कार्य हैं। वानिकी जैसे कि वन संबंधी कार्य, जैसे कि लकड़ी काटना, गोंद इकट्ठा करना, ये प्राथमिक कार्य में आता है। खनन जैसे कोयला, लोहा, खनिज आदि निकालना, ये प्राथमिक कार्य में आता है। इसको याद रखना है, ये 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि उसमें लिखा रहेगा कि प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो उसमें आपको दे देगा कृषि दे देगा, इसका विनिर्माण दे देगा, सेवा दे देगा।
इस तरह से ऑप्शन दे देगा और आपको वहाँ पे छांटना है। अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो ही आप छांट सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक कार्य हो गया। आप नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में शामिल कार्य। आप देखो द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या कार्य आते हैं, जैसे कि विनिर्माण कार्य आते हैं। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करना, ये विनिर्माण होता है। निर्माण कार्य होते हैं, जैसे कि सड़क, भवन, पुल आदि बनाना। जितना भी निर्माण कार्य, विनिर्माण कार्य होते हैं, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है, द्वितीयक कार्य कहते हैं। विद्युत उत्पादन करना, ये द्वितीयक क्षेत्र हैं। गैस आपूर्ति, ये भी द्वितीयक क्षेत्र हैं। जल आपूर्ति, ये भी द्वितीयक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न में है तृतीयक क्षेत्र में टर्शरी सेक्टर में शामिल कार्य होते हैं। टर्शरी सेक्टर में क्या क्या कार्य शामिल होते हैं? परिवहन, जैसे कि बस, ट्रेन, ट्रक आदि सेवाएं देना, ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। संचार, जैसे कि डाक, टेलीफोन, इंटरनेट आदि, ये जो है तृतीयक श्रेणी में आता है। इसमें भंडारण होगा। ठीक है, भंडारण जैसे कि गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि, ये जो है तृतीयक श्रेणी में आता है। व्यापार करना, जैसे कि व्यापार हो गया थोक या खुदरा बिक्री, ये भी तृतीयक श्रेणी में आता है। और बैंकिंग और बीमा, ये तृतीयक श्रेणी में आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये तृतीयक श्रेणी में आता है। सार्वजनिक और प्रशासन, जैसे कि सरकारी सेवाएं, ये तृतीयक श्रेणी में आते हैं। अर्थात तृतीयक श्रेणी जो है यह सेवा, इसमें सेवा ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कार्य क्या क्या शामिल है, अगर इसको आप लोग पढ़ते हैं तो आप 1 नंबर का प्रश्न आसानी से दे सकते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न है, देखो ये 1 नंबर का प्रश्न है, ये पूछा जाता है। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसको बहुत ही मतलब जांच करके हम यहाँ वीडियो में हम डाल रहे हैं। जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आया हुआ था, जो आने वाला है, इसलिए ये वाला क्लास जो है मिस नहीं कीजिएगा। जो नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे तभी आप समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो पहला प्रश्न है 1 नंबर का कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। पूंजीवादी मतलब पैसा वाला, जहाँ पे जो है निजी व्यक्ति जो है अपना पूंजी लगाकर फैक्ट्रियाँ बनाते हैं और वहाँ पे निजी व्यक्ति ही अपना कंपनी बना के अपने अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है, तो उसी को ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारत जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको याद रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वितरण करते हैं, उसको ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तीसरा नंबर है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। 4 नंबर का प्रश्न है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 5 नंबर योजना आयोग को किस वर्ष भंग किया गया? योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया। इसके स्थान पर क्या बनाया गया? इसके स्थान पर जो है नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ।
कितने सालों का होता है पंचवर्षीय योजना? ये 5 सालों का होता है पंचवर्षीय योजना। भारत में अब तक कितने पंचवर्षीय योजना हो चुका है? 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? जो योजना आयोग पहले गठित हुआ था तो उसका मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में। योजना आयोग का गठन किसके सुझाव पर हुआ? एम विश्वेश्वरैया के सुझाव पर योजना आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। बारह नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह है नीति आयोग का पूरा नाम। 13 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? इसका कार्य जो है नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर विचार विमर्श करके उसे स्वीकृति देना। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करते हैं? जो नीति आयोग जो योजना बनाते हैं उस पर विचार विमर्श करके उसको स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सोलह नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 10.40 करोड़, अर्थात 10 करोड़ 40 लाख। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी कितना? 10 करोड़ 40 लाख। 17 नंबर, 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 61.8%। 61.1% बिहार की साक्षरता दर थी। उत्पादन के 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? उत्पादन के 4 मुख्य साधन भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये उत्पादन के 4 मुख्य साधन हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना। इसको याद रखना है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? सरकार। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज का कल्याण करना। अगर पूंजीवादी इसमें पूछा जाएगा तो उसका उद्देश्य होगा सिर्फ लाभ कमाना। पूंजीवादी मतलब निजी व्यक्ति जो उद्योग संचालित करते हैं, और समाजवादी का मतलब होता है सरकार जो उद्योग को, पूरी अर्थव्यवस्था को संभालता है। अगर उसको घाटा भी हो जाएगा सरकार को, फिर भी वो समाज के भलाई के लिए अपना कार्य को चालू रखेंगे। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र कार्य करते हैं? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कार्य करते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। 10th क्लास में तो पूछना ही है। तेईस नंबर है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सिद्धांतों को विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया बताइए? ये जो है मॉरिस डेविस मॉरिस के द्वारा ही जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सिद्धांत को जो है विकसित किया गया, जिसको हम PQLI कहते हैं। मॉरिस डी मॉरिस। ठीक है। SDI को किस संस्था ने विकसित किया? जो
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको किस संस्था ने विकसित किया? यूएनडीपी ने। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसने ही एसडीआई को विकसित किया। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2001 में जारी की गई थी। यह वीडियो सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का पहला अध्याय का मतलब आज के लिए समाप्त हुआ। अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला है 10 क्लास में या 12 क्लास में, जो यह वीडियो उसको ज़रूर दिखाइएगा ताकि उसको तैयारी करने में और बेहतर उसको सुविधा हो। इसी के साथ मैं आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।